ओके, सो दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है। तो दुबई एक सिटी है जिसने लॉन्च किया है गेमिंग वीजा। ये आप याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी इंटरनेशनल कंट्री ने गेमिंग वीजा लॉन्च किया है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट। अगर सिटी पूछता है तो दुबई होगा। ठीक है। और ये अट्रैक्ट करेगा गेमर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को, और जो भी गेमिंग हब के लिए रिक्वायरमेंट है वो सभी उसको फुलफिल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है दुबई की तरफ से, ताकि दुबई को गेमिंग सिटी के नाम से भी जाना जाए। और इसका एक ईयर भी है, 2033 तक ये अचीव करना चाहते हैं। 2033 तक, 2033। अब इस न्यूज को डिटेल में देखते हैं आगे। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे इंटरनेशनल मई फर्स्ट एंड सेकंड वीक का। और इसमें आपको खुद के सेल्फ नोट्स नहीं बनाने। ये मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक लेक्चर में। सेल्फ नोट्स आपको किसी भी लेक्चर के नहीं बनाने। आपको नोट्स पीडीएफ, जो कि ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है, और हर एक न्यूज, हर एक कंटेंट में खुद फ्रेम कर रहा हूँ इन डेप्थ जाके, आपके बैंकिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो उस नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड करके, या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के, या फिर डिजिटली, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट है, उसको याद करना शुरू करना है। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। 8 से 10 बार रिवीजन करना है हर एक वीकली या फिर मंथली नोट्स पीडीएफ का, ये ध्यान रखना। बिना अच्छे से रिवीजन किए कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ में हमारा जो अगला लेक्चर है वो आएगा साइंस एंड टेक एक्विजिशन वगैरह का, और इसमें हम इंटरनेशनल फिनिश करेंगे। और साइंस एंड टेक एक्विजिशन के लेक्चर के बाद हमारा मई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक फिनिश हो जाएगा। और जो बाकी की न्यूज रहेगी वो हम मई थर्ड एंड फोर्थ वीक में कवर कर लेंगे। तो हम चलते हैं अगले अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज पे, विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। सो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज शुरू होती है। सो दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है, तो दुबई वो सिटी बना है जिसने लॉन्च किया है गेमिंग वीजा। सो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी कंट्री ने गेमिंग वीजा लॉन्च किया है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होगा। अगर सिटी पूछता है तो दुबई होगा। ठीक है। और ये अट्रैक्ट करेगा गेमर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, और गेम डेवलपर्स वगैरह को। और इनका टारगेट है कि 2033 तक इनको ये अचीव करना है, और लोग दुबई को गेमिंग हब के नाम से जाने जाए। अब इसकी डिटेल्ड न्यूज देख लेते हैं। सो दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सिटी है, इन्होंने लॉन्च किया है गेमिंग वीजा। इसको ध्यान रखना अच्छे से, आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल एग्जाम में आ सकता है। जिसमें ये दुबई को एक गेमिंग हब बनाना चाहते हैं 2033 तक, 2033 तक, जिसमें ये लगभग 30,000 गेम डेवलपर्स को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो गेम डेवलपर्स होंगे ये गेम्स को डिजाइन करेंगे, और प्रोग्रामर्स भी होंगे, और कंटेंट क्रिएटर्स भी होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो एज होगी एप्लीकेंट की वो 25 ईयर्स होगी। कितनी होगी? 25 ईयर्स। तो आपको याद क्या रखना है कि कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री है जिन्होंने गेमिंग वीजा लॉन्च किया है, वो याद रखना है। सेकंड चीज, कब तक ये जो इनिशिएटिव है वो अचीव करना चाहते हैं। सो 2033 तक, ये भी याद रखना है। और एप्लीकेंट की एज कितनी है? 25 ईयर से एटलीस्ट, ये भी याद रखना है। सो अब आते हैं अगली न्यूज पे। यूरोपियन यूनियन, जो कि G20 का मेंबर है, और अभी हाल फिलहाल में G20 का मेंबर अफ्रीकन यूनियन भी बना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हमारे G20 में 21 मेंबर्स है, और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है। ठीक है, 27 मेंबर स्टेट या कंट्रीज आप बोल सकते हो। सो यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है पहला ऐसा कानून अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन। तो वुमेन के प्रति जो भी वायलेंस होती है उसके लिए पहला लॉ यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है।
और इस लॉ में क्या क्या इंक्लूड है? फोर्स्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, साइबर वायलेंस, और जितने भी इस तरह के जो क्राइम्स होंगे या हरेसमेंट होगी, उनसे वीमेन को सेफ गार्ड करना है, बचाना है, उनके राइट्स को बचाना है, उनकी सेफ्टी रखनी है। तो ये इनका इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। अब आपको याद क्या रखना है कि कौन सा ऐसा कंटिनेंट है या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर स्टेट्स है जिसने वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन फर्स्ट लॉ अडॉप्ट किया है। तो वो है यूरोपियन यूनियन। इसको याद रखना, भूलना मत। अब आते हैं अगली न्यूज पे। अभी देखो, श्रीलंका और इंडिया हर साल हमेशा न्यूज में रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है। अब यहाँ पर इंडिया ने अप्रूवल दी है कि वो 61.5 मिलियन डॉलर, कितना याद रखना, 61.5 मिलियन डॉलर जो अमाउंट है वो प्रोवाइड कर लेगा, वो प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को फॉर द रेनोवेशन ऑफ श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसका नाम है कनके संथुराई। क्या नाम है? कनके संथुराई पोर्ट। नाम याद रखना। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे श्रीलंका है यहाँ पर, और इसका ये पोर्ट है कनके संथुराई, और ये कनेक्ट करता है इंडिया में तमिलनाडु के पोर्ट से जिसका नाम है, यहाँ पर देखो नीचे गिवन है, नागापट्टिनम। ये याद रखना। तो 111 किलोमीटर की फेरी सर्विस, फेरी क्या होता है? बोट सर्विस होता है एक तरीके से। तो तमिलनाडु से बोट सर्विस के जरिए, फेरी सर्विस के जरिए तमिलनाडु के नागापट्टिनम पोर्ट से, जो कि 111 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है श्रीलंका के कंके संथुराई पोर्ट का, यहाँ पर आप ट्रेवल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो पोर्ट है श्रीलंका का, ये हमारे पुडुचेरी का पोर्ट है एक, कराईकल। तो ये भी याद रखना, कराईकल पोर्ट है जो कि 104 किलोमीटर दूर है श्रीलंका के कन के संतुरई पोर्ट से। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और कितना फंड इंडिया अलोकेट कर रहा है श्रीलंका को? 61.5 मिलियन डॉलर, ये भी याद रखना है, तो भूलना मत बिल्कुल भी। अब आते हैं अगली न्यूज पे। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एग्जाम में आने के बहुत हाई चांस है। सो भारत, दैट इज टू से इंडिया, बिकम फर्स्ट कंट्री, पहला ऐसा देश बना है जिसने 100 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर दिया रेमिटेंस में। रेमिटेंस क्या होता है? जब हम दूसरे देश से अपने देश में पैसा भेजते हैं, जब हम दूसरे देश में एज अ माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं, काम ढूंढने के लिए अगर हम दूसरे देश में जाते हैं, और वहां की जो हमको सैलरी वगैरह मिलती है डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में, उसको हम अपने उस कंट्री के जो भी चैनल्स होते हैं फाइनेंशियल, उनके जरिए अपने खुद के कंट्री में सेंड करते हैं, तो वो होता है रेमिटेंस। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल्ड न्यूज क्या है इसकी। सो एक रिपोर्ट आई है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, याद रखना, UNIOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की रिपोर्ट आई है एक यूनाइटेड नेशंस की, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड मिटिगेशन रिपोर्ट है, इसका नाम है, जो कि लॉन्च किया है इन्होंने, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, सॉरी, तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि जो भारत है वो पहला कंट्री बना है जिसने 100 बिलियन डॉलर का सरपास किया है एज रेमिटेंस में। और टोटल 111 बिलियन डॉलर रेमिटेंस इंडिया में आया है। कब आया है ये भी ईयर याद रखना, 2022 में आया है। ईयर इंपॉर्टेंट है इसका, 2022 में आया है। 2023 और 24 याद मत कर लेना, गलत हो जाएगा वरना एग्जाम में। तो आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देके कि कब आया है। ऑप्शन में दे देगा आपको 2021, 2022, 2023, 2000 या फिर 2024, 2020 और 2024। अब आपको बताना है कि इनमें से किस ईयर में इंडिया के पास 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। तो 2022 अच्छे से याद कर लेना, भूलना मत। ठीक है, और सेकंड पे कौन सी कंट्री है उससे पहले हम देखते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में।
पाकिस्तान की 6th रैंक है रेमिटेंस में, ये भी याद रखना। पाकिस्तान से काफी लोग जाते हैं जो माइग्रेशन एज अ माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं दूसरी कंट्रियों में। फिर जो हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, ये 8th रैंक पे है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि इंडिया की रैंक और इंडिया की नेबरिंग कंट्री की रैंक क्या है। तो मैं आपको ऑप्शन देता, पाकिस्तान 4th रैंक, बांग्लादेश 10th रैंक, ऐसे ऐसे करके मैं आपको ऑप्शन देता और आपको बताना होता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंक कितनी है, एज वेल एज इंडिया का कितना रेमिटेंस टोटल आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों को याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा रेमिटेंस भेजता है अपनी कंट्री में, मतलब जो पाकिस्तान के माइग्रेंट वर्कर्स है वो। तो उसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड कंट्री पे जिसने सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस सेंड किया है। तो मैक्सिको है सेकंड पे, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे फिलीपींस एंड फिफ्थ पे फ्रांस। तो याद रखना, इंडिया है, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस। आईएमसी पीएफ, पीएफ से आप प्रोविडेंट फंड याद कर सकते हो। आईएमसी याद रखना, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस। पाकिस्तान, पाक याद कर लेना, और बंगा याद कर लेना। ये 6th रैंक पे है, ये 8th रैंक पे है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसलिए मैं इतना कुछ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बस अब ये न्यूज़ खत्म होगी हमारी। अब आते हैं हम, ओके, अब ये इसी न्यूज़ की नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें देखो मैप में आपको पूरा दिखाया जा रहा है कि इंडिया का 111 बिलियन डॉलर का 111 बिलियन डॉलर का जो रेमिटेंस था वो क्रॉस हुआ है। पाकिस्तान ने लगभग 30 बिलियन डॉलर्स अपने अदर कंट्री से सेंड किया है पाकिस्तान में। और बांग्लादेश का कितना है, लगभग 21.5 या 21-22 के बीच में मान लो आप, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको का 61 है। तो खैर ये सब आपको याद नहीं करना, मैक्सिको का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, ये सब आपको याद नहीं करना। बस इनकी रैंकिंग याद करनी है आपको। पाकिस्तान 6th रैंक पे है, बांग्लादेश 8th रैंक पे है, मैक्सिको 2nd रैंक पे है। उसके बाद चाइना हमारा 3rd रैंक पे है, फिलीपींस हमारा 4th रैंक पे है, फ्रांस हमारा 5th रैंक पे है। बस, और बाकी इंडिया हमारा 1st रैंक पे है। बाकी कुछ भी याद नहीं करना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस न्यूज के बारे में। ये जो टोटल इंटरनेशनल रेमिटेंस सभी कंट्री का मिला के, तो सभी कंट्री का मिला के जो टोटल इंटरनेशनल रेमिटेंस है उसमें इजाफा हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है कितना, 650% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे। और 650% से इंक्रीज होके कितना आ चुका है, ये आ चुका है 831 बिलियन डॉलर। कितना आ चुका है, 831 बिलियन डॉलर। कब, 2022 में। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। सन 2000 में कितना था, 128 बिलियन डॉलर था। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो 650% का इंक्रीज हुआ है ये कितने सालों में हुआ है। तो याद रखिएगा इसको, ये 22 सालों में हुआ है, 22 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है। सो 22 ईयर्स में 128 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होके 831 बिलियन डॉलर आ चुका है। इंपॉर्टेंट है। साउदर्न एशियन कंट्रीज में इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है जो कि टॉप पे रही है। तो हमारे इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। बस यही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी टॉप 3 कंट्रीज है, तो इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, जो कि टॉप 10 में है। किसमें, टॉप 10 में। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट सोर्स बना है किस चीज का, अब ये थोड़ा सा अलग है, इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट्स का। यानी कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा मूवमेंट्स हो रही है स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर्पस के लिए। तो यूएसए में मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट्स है वो इंडिया से कितने जा रहे हैं हर साल। तो 5 लाख से ऊपर, कितने, 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हर साल इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट्स के तौर पे जा रहे हैं, यानी कि एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं।
इंडिया से अलग अलग कंट्रियों में, राइट। इंडिया 13th पॉपुलर डेस्टिनेशन है कंट्री में इमिग्रेंट्स के लिए, यानी कि इंडिया से जो लोग सेटल हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, उसमें इंडिया 13th टॉप रैंक पे आता है। साथ ही साथ में इंडिया लार्जेस्ट सोर्स है माइग्रेंट्स का, यानी कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स है वो, यानी कि जो काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं दूसरी कंट्रियों में, वो भारत से जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन का 1.3% है। और कितना है? 1.8 मिलियन पीपल, यानी कि 18 लाख पीपल आपके यहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है, ये 1.3% आपका 18 लाख पीपल है, जो कि इंडिया से मैक्सिमम लोग माइग्रेंट के तौर पे जा रहे हैं। और साथ ही में अब आप एक चीज और देखो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के डीजी कौन है? सो इनके डायरेक्टर जनरल है एमी पोप। ये भी याद रखना, आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर। सो एमी पोप मैम है, जो कि IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की डीजी है। सो जैसे कि WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में, ऐसे ही IMO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये हमारी खबर हो गई खत्म। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो UNFF19, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, अब ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो ये जो 19th UN फोरम ऑन फॉरेस्ट सेशन हुआ है, ये न्यूयॉर्क USA में हुआ है, जिसके जो जिन्होंने चेयर किया था इस फोरम को, यानी कि जो सुपरवाइज किया था, एक तरह से आप कह सकते हो जिनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ था, वो थे जेफिरिन मनी रतंगा। जेफिरिन जेफिरिन मनी रतंगा, जो कि बुरुंडी के हैं। अब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो 19th UN फोरम ऑन फॉरेस्ट था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, वो किसके सुपरविजन में या किसके चेयरपर्सनशिप के अंदर हुआ था? तो जेफरिन मनी रतंगा, जो कि बुरुंडी के हैं, उनके अंतर्गत हुआ था। और इंडिया से जितेंद्र कुमार, इन्होंने अटेंड किया था। और जो 20th सेशन होगा वो मई 2025 में होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया है उसकी 3rd रैंक है किस चीज में? एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेनिंग के अंदर 2010 से 2020 पीरियड में, इन 10 सालों में जितना भी फॉरेस्ट एरिया कवर हम कह सकते हैं, फिर फॉरेस्ट एरिया जो गेन हुआ है, उसमें इंडिया 3rd रैंक पे आता है ओवरऑल कंट्रीज के अंदर। अब ये जो फोरम हुआ था, इसमें इंडिया ने प्रेजेंट किया है, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है किस चीज को? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को। किसको? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को, जो कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रिस्टोर करता है, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट लैंड जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जो उपजाऊ नहीं है, जो कि बंजर हो चुके हैं, या जहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं फॉरेस्ट में, तो उसको रिस्टोर करना है दोबारा से। और साथ ही साथ में ट्रीज को प्लांट करना है, ठीक है, पेड़ पौधे लगाने हैं। तो ये पूरा फोकस है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, जो कि इंडिया ने प्रेजेंट किया था इस UN फोरम एंड फॉरेस्ट समिट में। अब आते हैं अगली न्यूज पे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इंडिया और ईरान ने साइन किया है 10 साल का एग्रीमेंट, ठीक है। और इसमें जो चाबहार पोर्ट है, इसके लिए साइन हुआ है। अब इस न्यूज को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाबहार पोर्ट कौन सी कंट्री में आता है, तो वो ईरान में आता है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का हुआ है? तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब न्यूज को देखते हैं पूरा आके। सो इंडिया और ईरान ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू ऑपरेट शहीद बेहेस्ती। तो शहीद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल है, जो कि चाबहार पोर्ट में आता है, जो कि ईरान में है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए इंडिया ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है ईरान के साथ। याद रखना, शहीद बेहेस्ती। बेसिकली चाबहार पोर्ट में 2 पोर्ट टर्मिनल है, इनका नाम आपको मैं बता देता हूं। तो देखो, एक का नाम है शहीद कलंतारी और दूसरे का नाम है शहीद बेहेस्ती। सो ये दोनों पोर्ट टर्मिनल है, जो कि 2 मेन पोर्ट है चाबहार पोर्ट के।
और इन दोनों में से इंडिया ने जिम्मा लिया है कि ऑपरेट करने का 10 साल के लिए शहीद बहिश्ती को। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा पोर्ट टर्मिनल है तो शहीद बहिश्ती, ये आपको याद रखना है। अब ये जो पूरा फंड वगैरह है ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया की साइड से, तो आईपीजीएल यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, याद रखना इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन की, आईपीजीसी एफजेड इनकी सब्सिडरी है आईपीजीएल। इन्होंने कमिट किया है कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए 120 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड करेंगे इन 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। और जो साथ ही साथ में इंडिया ने 250 मिलियन डॉलर का भी फंड अलोकेट किया था ईरान को, किस चीज के लिए, जो भी चाबहार पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उसके लिए। तो ये दोनों अमाउंट आपको याद रखना है। 120 मिलियन डॉलर है जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए 10 साल के लिए, और इंडिया ने पहले ही 250 मिलियन डॉलर का ऑफर दिया था और प्रोवाइड किए थे चाबहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो दोनों को आपको याद रखना है। अब देखो जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, अब आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, ये रहा नीचे, ठीक है, यहाँ पर हमारा ईरान है। तो ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट है ये हमारा इंडिया भारत का मुंबई पोर्ट से 786, ये लगभग क्या बोलते हैं भूल गया मैं इसको, नॉटिकल माइल्स, तो 786 नॉटिकल माइल्स दूर है चाबहार पोर्ट मुंबई पोर्ट से, जो कि अगर हम देखें किलोमीटर में तो लगभग 1455 किलोमीटर दूर है। कितना है किलोमीटर में, 1455 किलोमीटर दूर है मुंबई पोर्ट चाबहार पोर्ट से, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में गुजरात का, यहाँ पर हमारा गुजरात है, सो गुजरात का कांडला पोर्ट है, कौन सा, कांडला पोर्ट है, जो कि 550 नॉटिकल माइल्स दूर है किससे, चाबहार पोर्ट से, ठीक है, चाबहार पोर्ट से। और अगर हम किलोमीटर में देखें तो ये 118 किलोमीटर दूर है कांडला पोर्ट गुजरात का चाबहार पोर्ट से। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ये आप इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बहुत ही क्लोज पड़ता है चाबहार पोर्ट से, लेकिन पाकिस्तान बहुत इशू क्रिएट करता है। तो इंडिया को अगर रशिया को, ईरान को, या कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है लाइक तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, इनको जब कुछ भी प्रोवाइड करना होता है कोई भी शिपमेंट वगैरह, तो पाकिस्तान हमेशा इशू क्रिएट करता है, तो वो जाने नहीं देता। तो इजी एक्सेस हो सके तो इसीलिए जो इंडिया के सबसे नजदीक पोर्ट पड़ता है वो ईरान का चाबहार पोर्ट पड़ता है, जिससे वो एक्सेस कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो कांडला पोर्ट गुजरात नियरेस्ट, ये याद रखना नियरेस्ट है किसके, चाबहार पोर्ट के, जो कि 550 नॉटिकल माइल्स दूर है और किलोमीटर में 1018 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद मुंबई पोर्ट आता है इंडिया का, जो कि 786 नॉटिकल माइल्स या फिर 1455 किलोमीटर दूर है चाबहार पोर्ट से। अब यहां पर देखो, इंडिया ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए मई 2015 में साइन किया था, यह आपको याद रखना है। और इंडिया ने जिम्मा उठाया था कि वो शहीद बेहेस्ती, शहीद कालांतारी और शहीद बेहेस्ती दो पोर्ट टर्मिनल है चाबहार पोर्ट में, तो इंडिया ने शहीद बेहेस्ती टर्मिनल के लिए जिम्मा उठाया था कि इसका डेवलपमेंट इंडिया करवाएगा, और ये जिम्मा मई 2016 में उठाया था। और ये एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि 3 कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इंडिया था, ईरान था और अफगानिस्तान था। तो ये भी याद रखना। और ये जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है ईरान के चाबहार पोर्ट से 72 किलोमीटर ही दूर पड़ता है, बहुत नजदीक है, बट पाकिस्तान है, जानते हो आप, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, हिंड्रेंस क्रिएट करना इंडिया के लिए, इसको मजा आता है। खैर, फिर भी हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं हमेशा से। सो चाबहार पोर्ट के जरिए इंडिया आसानी से ट्रेड कर देता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 6 कंट्रीज आती है, एक आता है अफगानिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान, देन किर्गिस्तान
उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इनको आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्री में आती है। ऑलमोस्ट सब एक जैसी लगती है, तो आसान होगा याद करना, ज्यादा टफ नहीं है। तो 6 कंट्री है, नीचे मैप में भी आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में। और ये जो रूट है, बेसिकली जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। याद रखना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि 7,200 की स्ट्रेच है टोटल। और ये सिंप्लीफाई करता है फ्राइट मूवमेंट्स को, यानी कि शिपमेंट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उसको सिंप्लीफाई करता है इंडिया के लिए एज वेल एज इन सभी कंट्रियों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेटवर्क है, यहाँ पर इंडिया है मैप में, यहाँ पर ईरान से होता हुआ ये पूरा जो आपका नेटवर्क है INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से मूवमेंट इसकी होती आ रही है। ये पूरा नेटवर्क है इसका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना किलोमीटर का है। तो 7,200 किलोमीटर का है INSTC। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो यहाँ पर ये जो INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो कि 7,200 किलोमीटर का है, अगेन ये फ्राइट मूवमेंट करता है किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया के बीच में, यूरोप के बीच में, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान भी आता है आपका, ईरान और रशिया, इन सभी का फ्राइट मूवमेंट सिंप्लीफाई करता है। ईरान के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इब्राहिम रईसी। एक रईस मूवी आई थी हमारी शाहरुख खान की, तो ऐसे याद कर लो कि शाहरुख खान ने रईस मूवी की शूटिंग ईरान में जाके की थी। तो इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट है। कैपिटल क्या है ईरान का? तेहरान। तेहरान कैपिटल है। करेंसी है रियल। तो ये भी याद रखना आपको। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस हुई है सिटीजन स्टैक। लास्ट ईयर बहुत न्यूज में रहा था सिटीजन स्टैक, काफी कंट्रीज थी जिसने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया था सिटीजन स्टैक के लिए, बहुत डिमांड है इसकी। ये बेसिकली इंडिया का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है? DPI, इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको नाम दिया है सिटीजन स्टैक। और ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, ये न्यूयॉर्क USA में हुई है। हमारी फर्स्ट UN फोरम ऑन फॉरेस्ट थी, वो भी न्यूयॉर्क में हुई थी। और फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन सिटीजन स्टैक भी हमारी न्यूयॉर्क USA में हुई है। इसको लीड किसने किया था कॉन्फ्रेंस को? तो इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इंडिया ने शेयर किया था कि कैसे दूसरी कंट्रियों को भी डेवलप करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए सिटीजन स्टैक। अभी सिटीजन स्टैक है क्या, इसको देख लेते हैं। सो यहां पर ये जो हमारा इंडिया स्टैक, इसको हम बोल सकते हैं, तो इंडिया स्टैक को ही सिटीजन स्टैक बोला गया है। तो इंडिया स्टैक एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है। और जो हमारा DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सिटीजन स्टैक है, इंडिया स्टैक है, वो एक API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो कि सिंप्लीफाई करता है डिलीवरी ऑफ वेरियस डिजिटल सर्विसेज। अलग अलग जो सर्विसेज है हमारे पास, उसको कैसे प्रोवाइड किया जा सके सिटीजन्स तक, बाय यूटिलाइजिंग आधार, UPI, डिजीलॉकर, E-साइन, इन सभी की सहायता से। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया स्टैक या फिर सिटीजन स्टैक इज एन API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि हमारा डिजिटल प्रोग्रामिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है। अब ये जो इंट्रोडक्शन था इंडिया का, जो इंडिया ने DPI फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था,
और सिटीजन स्टैक इंट्रोड्यूस किया था, इंक्रेज किया था कंट्रियों को, तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस आई स्पिरिट यानी कि इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल प्लस में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, सो इन तीनों का कोलेबोरेशन था। इन तीनों के कोलेबोरेशन से इंडिया ने इस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कभी कभार फंबल हो जाते बोलते बोलते, खैर कोई नहीं। सो मीटी, आई स्पिरिट और परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। मीटी, आई स्पिरिट और परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, और इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। आई स्पिरिट यानी कि इंडियन सॉफ्टवेयर, पी से प्रोडक्ट, आई से इंडस्ट्री, आर टी से राउंड टेबल, और मीटी तो आपको पता ही होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री में आती है। अब यहाँ पर अगली स्लाइड में देखते हैं जो हमारे यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे प्रेसिडेंट, तो डेनिस फ्रांसिस। सो डेनिस फ्रांसिस जी हमारे प्रेसिडेंट है किसके, यूएन जनरल असेंबली के। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मीटी के, वो कौन है, अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जी हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो यहां पर WHO की न्यूज है। WHO ने पहली ग्लोबल गाइडलाइन रिलीज की है, तो याद रखना कि फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो ब्लड में हमारे खून में इन्फेक्शन ना हो, किसके यूज से, इंट्रावस्कुलर कैथेटर्स। बेसिकली कैथेटर्स एक ट्यूब्स होती है जो कि प्लास्टिक्स की होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, जिसमें जो कि आपके ब्लड्स वगैरह में यूज की जाती है या आपकी बॉडी में यूज की जाती है लिक्विड को डालने के लिए या फिर निकालने के लिए, तो वो इसका यूज होता है। तो कभी कभार इसके इनअप्रोप्रिएट यूज से इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा डिजीज, बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है और बहुत मेजर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो कैसे कैसे उसका यूज करना है वो सब गाइडलाइंस WHO ने पहली बार रिलीज की है, वो इस बारे में है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में, बचाने में, ब्लड स्ट्रीम में जितने भी इंफेक्शंस वगैरह होते हैं उसके बचाव से, बाय द यूसेज ऑफ कैथेटर्स। याद रखना कैथेटर्स ऑप्शन में दे सकता है, प्लेस्ड इन माइनर ब्लड वेसल्स। जब कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल में, मान लो आप आईसीयू, मान लो कोई भी इंसान है उसका ऑपरेशन चल रहा है या फिर कोई भी ऐसी मेजर उसकी डिजीज है जिसका प्रोसीजर चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो ऐसे केस में कैथेटर्स का यूज किया जाता है। और ऐसे जो कैथेटर्स होते हैं वो छोटी छोटी जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वहां पर उसको लगा के और उस एक पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड होता है उसको निकाला जाता है, सो दैट उसको अच्छे से ऑपरेट किया जा सके। सो WHO की जो गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइन में 14 गुड प्रैक्टिसेस है, याद रखना, और 23 रिकमेंडेशन है, तो आपको दोनों याद रखना है फॉर हेल्थ वर्कर्स। तो हेल्थ वर्कर्स को एक अच्छे तरीके से कैथेटर्स का यूज करने के लिए WHO की 14 गुड प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना पड़ेगा, और जो 23 रिकमेंडेशन WHO ने दी है उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी। सो कैथेटर्स बेसिकली एक थिन ट्यूब होती है जो कि सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से होती है, से बनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो कि आपकी बॉडी में लिक्विड को ट्रांसफर करती है या फिर निकालती है, ये इसका काम होता है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, टेड्रोस घेब्रेयेसस है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार आपको न्यूज में बताया है। हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, राइट। और IMO जो हमने न्यूज में पढ़ा था माइग्रेंट के बारे में, उनका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के मेंबर्स कितने हैं, याद रखो 194 मेंबर्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है WHO का, तो अप्रैल 1948, या फिर सिर्फ ईयर भी याद रख लो 1948, वो भी बहुत है। तो 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन न्यूज है WHO की,
जिन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं किसको, 3 कंट्रीज को। सो बेसिकली अमेरिका की 3 कंट्रीज है, अमेरिका की 3 कंट्रीज है जिनको सर्टिफिकेशन दिया है फॉर द एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे को जो ट्रांसमिशन होता है HIV का, और सिफाइलिस, इसको हम बोल सकते हैं सिफाइलिस या फिर सिफिलिस, जो भी आपको बोलना हो। तो HIV और सिफाइलिस, सिफाइलिस बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरियाज वगैरह से होता है और बहुत बेकार इन्फेक्शन होता है। इसको हम STD भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी याद रखना आपको। तो HIV और सिफाइलिस से क्या होता है कि जब बेबीज बोर्न होते हैं ना, और जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो ये जो HIV और सिफाइलिस है, ये दोनों मदर से बच्चे में जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये बच्चे में ना जाए, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अभियान चलाए जाते हैं। तो एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, एक अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PAHO, PAHO। तो ये जो PAHO है, इसने इनिशिएटिव लिया है 2019 से कि ये इसको एलिमिनेट करेगा कंप्लीटली अमेरिका में। तो इसी के रिगार्डिंग WHO ने सर्टिफिकेट दिया है फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफाइलिस फॉर 3 कंट्रीज। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी है ये देख लो आप। तो कंट्रीज है, एक तो बेलीजे है, दूसरी जमाइका, तीसरी सेंट विंसेंट। तो तीनों कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए, ये सभी अमेरिकन कंट्रीज है। तो पाहो जो कि पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि इस डिजीज को एलिमिनेट करेंगे, और 2019 में इन्होंने ये इनिशिएट लिया था। 2019 में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। क्यूबा पहली कंट्री बनी थी 2015 में। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन सी पहली कंट्री बनी थी जिसको WHO ने सर्टिफिकेशन दिया था फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफाइलिस। तो वो क्यूबा बना था। उसके बाद में ये जो डिजीज है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकती है बच्चों को, तो ये भी कॉमन है। तो ये सब चीजें ना हो, और इन सब चीजों का कंप्लीटली एलिमिनेशन किया जा सके, तो WHO इस पे काम कर रहा है। अब ये जो सर्टिफिकेशन है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपने वो क्राइटेरिया फिल किए हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने, तो वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबसे पहला क्राइटेरिया कि जो मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन है, कौन सा HIV ट्रांसमिशन माँ से बच्चे में, वो 5% के अंदर अंदर हो, सबसे पहली बात। या फिर जो भी कंट्रीज है जिन्होंने सिफाइलिस के केसेस, कौन से केसेस, सिफाइलिस जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इन केसेस में अगर 50 से कम केसेस आते हैं 1 लाख नए जन्मे बच्चों में, तो उस कंट्री को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो कंट्रीज जिन्होंने HIV रेट अचीव किया है पर 1 लाख लाइव बर्थ में, याद रखना लाइव बर्थ है, यानी कि जो बच्चे जीवित पैदा होते हैं, अगर वो 50 बच्चों से कम में उनमें HIV ट्रांसमिट हो रहा है, तो उन कंट्रीज को भी ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो यहाँ पर 3 कंट्रीज अगेन याद रखना है, एक बेलीजे है, दूसरा जमाइका, तीसरा सेंट विंसेंट। अब यहाँ पर आते हैं अगली न्यूज पे हम। तो हमारी ये लास्ट न्यूज है आज की, लास्ट ही है ना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म किया है UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो UN एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है किस चीज का, इंडिया के 3 हिस्ट्री लिटरेसी वर्क्स है। इंडिया के 3 ऐसे लिटरेसी वर्क्स है जिसको यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन में रजिस्टर किया है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि यूनेस्को ने इंडिया के कितने, ठीक है, कितने हिस्टोरिक लिटरेसी वर्क्स को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रजिस्टर किया है। तो 3 है पहली बात। अभी इस न्यूज को डिटेल में देख लेते हैं। अब इस 3 में कौन कौन से इंक्लूडेड है,
सबसे पहली बात, रामचरितमानस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया का हिस्टोरिक लिटरेसी वर्क, जिसको कि लिखा था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, याद रखना। तो रामचरितमानस वॉज रिटन बाय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। पंचतंत्र ये भी लिखा था श्री पंडित विष्णु शर्मा जी ने, तो ये भी आपको याद रखना है। तो रामचरितमानस और पंचतंत्र। तीसरा, साद्य लोक लोकना, मतलब बेसिकली एक काफी टिपिकल नाम है, बट इसका नाम होगा साद्य लोका। तो आप इसमें आर साइलेंट कर दो, तो साद्य लोका, इनको भी इसमें रजिस्टर किया गया है, जिसको लिखा है आचार्य आनंद वर्धन ने। किसने? आचार्य आनंद वर्धन जी ने इनको लिखा है। सो ये तीनों आपको याद रखना है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और साध्य लोका लोकनाम। और किस किसने लिखा है इनको, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारे पीआईबी न्यूज में भी दिखाया था कि प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और आप इमेज में देख सकते हैं, ये श्री रामचरितमानस है, और यहाँ पर पंचतंत्र है, और यहाँ पर साध्य लोका है, और इन सभी को रजिस्टर किया गया है। अब ये जो रजिस्टर किया गया है, इसके लिए किसने एफर्ट किया है इंडिया की साइड से? तो IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इनके प्रोफेसर या डीन कुछ भी बोल लो, रमेश चंद्र गौर जी, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन तीनों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन में रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, याद रखना, और रमेश चंद्र गौर जी, याद रखना, इनके डीन और प्रोफेसर हैं। टोटल मिला के पूरे एशिया पैसिफिक रीजन से 20 आइटम को इंक्लूड किया गया है, रजिस्टर किया गया है, और इन 20 आइटम में से 3 आइटम हमारे भारत के हैं। तो ये हमारा आज का कंप्लीट इंटरनेशनल फिनिश होता है मई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और एक्विजिशन का होगा, कंबाइंड तीनों का। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाए आपका लास्ट वाला। तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर ऑफिसर्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं किया, जहां पर आपकी नोट्स PDF अवेलेबल है, सारी अपडेट्स और वीकली PDF नोट्स की, मंथली PDF सब आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @right_approach_banking, आप ज्वाइन कर लेना इसको। और टेलीग्राम चैनल का नाम है @right_approach_YouTube, जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये अंडरस्कोर होता है ये नीचे यहाँ पर, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर आपको सभी नोट्स PDF मिल जाएगी, तो आपको नोट्स खुद के नहीं बनाने, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना। साथ ही साथ में अगर आपको RRB PO मेंस की स्ट्रेटजी देखनी है, तो आप जाके देख सकते हो, यहाँ पर यूट्यूब पे सारी स्ट्रेटेजी है, RRB PO मेंस की भी, IBPS PO प्री एंड मेंस की भी, एज वेल एज करंट अफेयर्स कैसे याद करना है वो भी है। और RRB PO में हम कैसे कैसे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेटेजी आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो हम अगले सेशन में मिलेंगे जल्दी ही, लेकिन जाने से पहले दोबारा आपको एक रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स बनाने में टाइम खराब मत करना। नोट्स, सेल्फ नोट्स खुद के मत बनाना। सभी सेल्फ नोट्स ऑलरेडी नोट्स PDF में खुद ही मैं फ्रेम कर रहा हूं, हर एक न्यूज का इन डेप्थ जाके, आपके बैंकिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ध्यान से, और बैंकिंग की जगह अगर आप YouTube लिख दोगे तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, राइट। सो मिलेंगे अगले सेशन में फ्यूचर ऑफिसर्स। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।